Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today we are going to describe general properties of bases. प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से एसिड्स जो हैं केमिकली रिएक्ट करती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ और किस टाइप के सॉल्ट्स बनते हैं अलोंग विद द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ गैसेस एंड वाटर। और हमने एसिड्स के यूजेस भी पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आज बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि इस तरह बेसिस जो है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती हैं और बाई प्रोडक्ट में कौन सी गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वी हैव ऑलरेडी रेड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकली हमने बेसिस को किस तरह से डिफाइन किया था कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट, दे आर स्लिपरी इन नेचर। जैसे कि आप सोप यूज़ करते हैं, सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ होती है जो सोप को स्लिपरी टच देती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि क्रोसिव नेचर के ये होते हैं। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये किसी भी सरफेस की जो है मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो सरफेस है उसको क्या करते हैं, क्रोसिव करते हैं, यानी कि इसको डैमेज करते हैं। और लास्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्योंकि बेसिस जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाती हैं, तो इन आयंस की मौजूदगी की वजह से इनमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजीली पास हो जाती है। और हमने इनके हवाले से 3 थ्योरीज भी पढ़ी थी। उनके अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी भी रखती हैं और साथ अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं। केमिकली हमने बेसिस को डिफाइन कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अब केमिकली हमने पढ़ना है कि किस तरह से बेसिस जो हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शंस करती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। फर्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड्स के साथ। लास्ट वीडियो में हमने एसिड का बेस के साथ रिएक्शन पढ़ा था, यहाँ पे हम बेस का एसिड के साथ पढ़ रहे हैं। तो बात एक ही है कि एसिड्स जब भी बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बिकॉज अ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड दैट हैज़ न्यूट्रल प्रॉपर्टी, जिसकी तो न्यूट्रल प्रॉपर्टी होती है और वो है सॉल्ट, जिसकी पीएच जो होती है 7 होती है, जिसकी पीएच। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और साथ वाटर प्रिपेयर होता है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड द सॉल्ट एंड वाटर विद प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे हम ये रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन सा है एसिड है। यहाँ पे हमारे पास एसिड हमारे पास जो है वो है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और बेस है हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देखते हैं कि बेस यहाँ पे रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ H2SO4। सेम वही होगा कि इसका केटाइन एसिड का केटाइन बेस के एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा। ये है, इसका भी एक्वस मीडियम के अंदर सोल्यूशन है, इसका भी एक्वस मीडियम के अंदर सोल्यूशन है। तो हमने पढ़ा था जैसे ही एसिड्स और बेसिस को हम डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर, उनके आयन सेपरेट हो जाते हैं। एसिड हाइड्रोजन आयन बनाती है और बेस क्या बनाती है, नेगेटिव आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये K पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो गए और यहाँ पे सल्फेट आयन बने। तो आपने याद रखना है एसिड का केटाइन बेस के जो है वो एनाइन के साथ रिएक्ट करता है और बेस का जो एनाइन है वो एसिड के केटाइन के साथ रिएक्ट करता है। ये है हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केटाइन इस एसिड के एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटाशियम। और ये सल्फेट है, पोटाशियम +1 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- है। तो 2- को बैलेंस करने के लिए 2+ होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम +1 है, तो यहाँ पे कितने पोटाशियम हम यूज़ करेंगे, 2 पोटाशियम होंगे, तो 2+ वैलेंसी होगी। तो जो सॉल्ट बनेगा K2SO4, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम सल्फेट सॉल्ट। ऑब्वियसली ये एक्वस मीडियम के अंदर डिसोल्व हुआ होगा। साथ ही ये पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन आयन, ये केटाइन E9 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है पोटाशियम कितने हैं, 2। यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम कितने हैं, 1। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो पोटाशियम कितने हो गए, ये भी 2 और ये भी 2। सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 और ये 1, 5 हो गए। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2। यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लगा रहे हैं तो 2 × 2 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 और ये 2। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ये ऑक्सीजन 2 कितने हो गए, 6।
यहाँ पे 4 है और ये वाले 6 हो गए, तो 6 बैलेंस हो गया। दोनों साइड पे इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उस रिएक्शन के आपको मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे, तो वो रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। हमेशा आपने इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सेकंड रिएक्शन की, डैट इज़ द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स बेसिकली यहाँ पे अमोनियम से डिराइव हुआ है, अमोनियम आयन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, याद रखना है NH3 जो है इसको हम अमोनिया कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अमोनिया। अगर अमोनिया जो है अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये चेंज हो जाती है अमोनियम आयन में, NH4 1+ आयन में, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है, जो किसके हाइड्रोजन के साथ अगर वो एक 4th बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर वो अनस्टेबल होता है और वो क्या करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड अमोनियम आयन NH4+1। ये अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अमोनियम सॉल्ट हम यूज़ करेंगे। अमोनियम सॉल्ट का मतलब ये है कि हम ऐसे सॉल्ट यूज़ करेंगे जिसमें जो कीटानिक पोर्शन होगा, पॉजिटिव आयन वाला पोर्शन होगा, वो अमोनियम होगा और उसके साथ कोई भी नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे कोई हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये दिस इज़ +1 और दिस इज़ -1, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सॉल्ट हो गया, अमोनियम का सॉल्ट। क्लियर हो गया आपको कि अमोनियम जो है, अमोनियम आयन यूज़ हम करते हैं जिस सॉल्ट के अंदर अमोनियम जो है कीटाइन के तौर पर हो, कीटाइन NH4+ की फॉर्म में हो, कीटाइन की फॉर्म में हो और उसमें नेगेटिव कोई भी पार्ट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, तो ऐसे सॉल्ट को हम अमोनियम सॉल्ट्स कहते हैं। और हमें मैंने बता भी दिया कि अमोनियम आयन कैसे बनता है। अमोनिया जो है नाइट्रोजन जो है लोन पेयर की वजह से उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से NH3 चेंज हो जाता है NH4 पॉजिटिव आयन में, और वो पॉजिटिव आयन जिस सॉल्ट के अंदर कीटाइन के तौर पर मौजूद हो उसको हम अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। नाउ सो यहाँ पे मेन क्या है कि बेस जो है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक नया सॉल्ट बनता है, न्यू सॉल्ट बनता है, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट है तो इससे गैस कौन सी बनेगी, अमोनिया गैस, NH3 गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा। क्लियर हो गया। जैसे हमने लास्ट टाइम एसिड्स के रिएक्शन पढ़े थे कि एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करके क्या करती हैं, बाइकार्बोनेट सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती हैं तो डिफरेंट गैसेस बनती हैं उनके अकॉर्डिंग। इसी तरह यहाँ पे हम अमोनियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसी से अमोनिया जो है गैस रिलीज़ होगी रिएक्शन में और इस सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे सॉल्ट, हमारे पास जो यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है वो है अमोनियम क्लोराइड, NH4+1 है और क्लोरीन -1 है। हमारे पास यहाँ पे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओब्वियसली इन दोनों का पानी के अंदर सोल्यूशन है तो इनके आयन सेपरेट होंगे, सोडियम Na+, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन, NH4+1 यहाँ पे, और ये सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि ये अमोनियम जो है और ये हाइड्रोक्साइड ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्ट कैसे कौन सा बनेगा। ये सोडियम Na+1 Cl नेगेटिव आयन, केटाइन और एनाइन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगी, NaCl, ये सॉल्ट बनेगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन को लेगा और वाटर की फॉर्म में बनेगा लिक्विड, और जो अमोनिया में से यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो बाकी क्या बन गया, NH3 प्लस NH3 गैस जो है की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। तो क्लियर हो गया आपको कि अमोनियम जब भी बेस किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगी तो अमोनिया गैस बनेगी, वाटर बनेगी और मेन प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगी। अच्छा जी, सेकंड हम रिएक्शन देख लेते हैं, इसको बैलेंस करके देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। सोडियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 और ये 3, कितने हो गए 5, ये 4 और ये 5 पूरे हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है हमारे पास 1, यहाँ पे भी 1 और नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड। इसी तरह से हम एक और अमोनियम सॉल्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। अगर हमारे पास अमोनियम जो है वो केटाइन के तौर पर मौजूद है तो वो क्या है, सल्फेट के साथ उसका है सॉल्ट है, क्योंकि सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए +1 वाला कोई कंपाउंड एलिमेंट आयन अटैच होना चाहिए। तो अमोनियम पे +1 होता है तो -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 अमोनियम आयन लिखेंगे ब्रैकेट में, और ये साथ इसके साथ सल्फेट आयन है तो ये दिस इज कॉल्ड अमोनियम सल्फेट सॉल्ट है। प्लस यहाँ पे हम बेस यूज़ करें हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। एक कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2
तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 माइनस होना चाहिए, तो ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो -2 होगा। जैसे ही इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, इसका भी वाटर के अंदर सोल्यूशन होगा, इसका भी वाटर के अंदर सोल्यूशन होगा, तो अमोनियम यहाँ पे 2 है तो 2 अमोनियम आयन बनेंगे, प्लस सल्फेट आयन 1 बनेगा, और ये भी डिसॉल्व होकर यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएंगे, कैल्शियम आयन बनेगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, 2 है 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। सेम वही है कि ये वाला पॉजिटिव इस दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड के नेगेटिव केटाइन के साथ ये केटाइन और ये एनाइन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट। ये +2 है, ये 2 माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी, और ओवरऑल क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ सॉल्ट बनेगा। हो गया। अब ये यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचे और ये अमोनियम, सेम वही होगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये 2 यहाँ से हाइड्रोजन आयन को लेगा और साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, प्लस NH4 में से एक हाइड्रोजन कम हो गई तो ये अमोनिया गैस बन गई। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैल्शियम है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फर कितने यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, ये 4 और ये ऑक्सीजन 2, कितनी होगी 6। तो यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ये 4 ऑक्सीजन है, और O के बाहर ब्रैकेट का मतलब ये है कि O के बाहर ब्रैकेट 2 का मतलब ये O2 भी है, हाइड्रोजन भी 2 है, O यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 4, कितनी होगी 6 पूरी हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं, 1 है, यहाँ पे भी कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे 1 है नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाऊंगी, तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे और ये भी नाइट्रोजन 2 है। अच्छा जी, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और ये कितनी होगी 3 × 2 6। हमेशा याद रखना है ये बाहर वाला जो नंबर है ये शो करता है कि अंदर वाली सब वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 हाइड्रोजन और ये 2 × 2 6 और ये 2 × 2 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। यहाँ पे देख लेते हैं 4 × 2 8 और ये 2 कितनी होगी 10, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। क्लियर है आप सबको कि जब भी बेस अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, साथ अमोनिया गैस रिलीज होगी। एंड द लास्ट रिएक्शन इज़ द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो बेसिस हैं वो रिएक्ट करती हैं सॉल्ट्स के साथ, और वो सॉल्ट्स होते हैं हैवी मेटल्स के, हैवी मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे हैवी मेटल्स के, हैवी मेटल्स जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठना शुरू हो जाएंगे। एक सॉल्ट जो बनेगा अल्कली मेटल्स का सॉल्ट बनेगा, ये अल्कली मेटल्स का होगा, ठीक है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, इसका एक्वस मीडियम में ये सॉल्युबल होगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेस जब हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी हैवी मेटल्स हैं, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, कैल्शियम और आयरन, ये सारी जो है ये हैवी मेटल्स हैं। ये जब हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं, इनका बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्युबल सॉल्ट बनता है और एक इनसॉल्युबल बनते हैं, हैवी मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। यानी कि बेस का जो हाइड्रोक्सिल वाला पोर्शन है इन हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। और जैसे यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इस बेस के इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पे हैवी मेटल्स के सॉल्ट और बेस आपस में डाले और उनका आपस में रिएक्शन करवाया, तो कुछ वाटर के अंदर जो सॉल्ट बनेगा अल्कली मेटल का जो सॉल्ट होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सॉल्ट होगा सोडियम मेटल का जो सॉल्ट होंगे वो सारे के सारे पानी के अंदर डिसॉल्व हुए होंगे। लेकिन जो हैवी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे जो है बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएंगे। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे या डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स वो शो होंगे, इनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिपिटेट्स। तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे और सॉल्युबल सॉल्ट जो है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। यानी कि हम सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी इनको बना सकते हैं कि जो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और जो हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और वो वाटर के अंदर नीचे जो है बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल। वो हल नहीं होते तो उनके वो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में वो बैठना शुरू हो जाएंगे और नीचे से आप जब देखोगे उसे तो आपको अलग से वो नीचे उनके प्रेसिपिटेट्स नज़र आएंगे, तो सॉलिड फॉर्म में होंगे
उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्शन है हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? मेरे पास ये हैवी मेटल का सॉल्ट है जिसमें मेरे पास केटानिक पोर्शन जो है वो हैवी मेटल है और नेगेटिव पोर्शन कोई एनाइन है, सल्फेट है। यहाँ पे इसका पानी के अंदर सोल्यूशन है तो ये Cu2+ आयन सेपरेट हो जाएगा और SO4 सेपरेट हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हम बेस यूज़ करें हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका ये प्लस वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट वाला अलग हो जाएगा। ये भी इसका पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन है। तो क्या होगा? ये सोडियम बेसिकली यहाँ पे अल्कली मेटल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट है, ये एक्वस मीडियम में है, सोडियम है, अल्कली मेटल का ये सॉल्ट है, तो ये पानी के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। प्लस यहाँ से कॉपर और ये हाइड्रोक्सिल आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ये हैवी मेटल जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पे 2+ फॉर्म में है और हाइड्रोक्सिल यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोक्सिल के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो यहाँ पे +2 को बैलेंस करने के लिए 2 माइनस होने चाहिए, यानी एक कॉपर एट द टाइम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में ट्वाइस लिखेंगे, कॉपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये ट्वाइस है। तो ये है कॉपर का और ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का जो प्रेसिपिटेट है क्या होगा? उस सोल्यूशन के अंदर जिस सोल्यूशन में हमने कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों डाले हैं, उन दोनों के रिएक्शन की वजह से क्या होगा? वाटर के अंदर सॉल्युबल सोडियम सल्फेट होगा और नीचे जो बॉटम पे बैठ जाएंगे प्रेसिपिटेट ब्लू कलर के, वो होंगे प्रेसिपिटेट। और आप इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ब्लू कलर शो कर रहा है कॉपर की वजह से। तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो गया। इसी तरह और भी बैटर्स हैं जिनके हाइड्रोक्साइड हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है जिंक का, हैवी मेटल का सॉल्ट है जिंक क्लोराइड। प्लस यहाँ पे हम इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। सोडियम है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमने इसको बैलेंस किया। 2 सोडियम हो गई, यहाँ पे भी 2 सोडियम, सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? ये 4 और ये 2, कितनी होगी? 6। ये 2 और ये 4, कितनी होगी? 6। इसी तरह हाइड्रोजन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कितनी है? 2 हाइड्रोजन। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जिंक क्लोराइड है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जिंक +2 की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन -1 के साथ, क्योंकि ये 2 क्लोरीन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी पानी के अंदर सोल्यूशन +1 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। अब ये सेम, ये अल्कली मेटल इस क्लोरीन के साथ नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बनाती है NaCl। तो ये सॉल्युबल है पानी के अंदर, ये एक्वस सोल्यूशन इसका मौजूद है, ये सॉल्युबल हुई हुई है। ये OH नेगेटिव और ये जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं। जिंक +2 है, 2+ है, तो इसका मतलब ये है उसको बैलेंस करने के लिए 2- चाहिए। एक हाइड्रोक्सिल के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो कितने चाहिए इसको? 2, यानी एक जिंक 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये अल्कली मेटल नहीं है, ये हैवी मेटल है। ये अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, हैवी मेटल के इनसॉल्युबल होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, जिंक का कलर होता है वाइट कलर, जिंक जो है वाइट कलर का होता है। तो जैसे ही आप सोल्यूशन के अंदर देखोगे सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड और नीचे बॉटम पे आपको नजर आएगा वाइट कलर के प्रेसिपिटेट नजर आएंगे, वाइट सॉलिड फॉर्म में जिंक आपको नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या है, वाटर के अंदर नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाए। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, दूसरी हैवी मेटल का सॉल्ट है, वो है आयरन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे जो है आयरन 3 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आयरन की वैलेंसी होगी +3 और 1 क्लोरीन की -1, तो 3 क्लोरीन की होगी -3। तो इस ओवरऑल क्या है, ये सॉल्युबल, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, आपने याद रखना है आयरन अगर 2+ की वैलेंसी में हो तो हम इसको फेरस कहते हैं, और अगर वो 3+ की वैलेंसी में हो तो हम इसको कहते हैं फेरिक। यहाँ पे आयरन जो है 3 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी है +3, तो ये इसका मतलब ये है कि इस सॉल्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड, Fe3+ की फॉर्म में। अगर ये FeCl2 होता तो आयरन की वैलेंसी होनी थी +2, तो हमने उसका नाम रखना था फेरस क्लोराइड। यहाँ पे फेरिक क्लोराइड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि इसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो अगर Fe2+ की फॉर्म में होगा तो आयरन ऑब्वियसली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर आयरन 3+ की वैलेंसी में है तो वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आयरन के साथ जितनी भी वैलेंसी, आयरन की जो भी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ नेगेटिव आयन होगा।
अगर 2+ है तो उसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो वो फेरस हाइड्रोक्साइड होगा। आयरन 3+ है तो उसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड अटैच होगा, वो हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो वो होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पानी के अंदर सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे। और इनका आपस में अब रिएक्शन करवाते हैं। ये प्लस है, ठीक है, और ये नेगेटिव पार्ट है, ये प्लस पार्ट है और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम इज़ द केटाइन और ये क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में है, नेगेटिव आयन। तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ अटैच होता है तो 3 जो है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी ज़रूरी है। 3 सोडियम हमारे पास यहाँ पे होंगे तो 3 क्लोरीन के साथ वो अटैच करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं NaCl यहाँ पे 3 है, 3 एक सोडियम के साथ 1 क्लोरीन होगी तो यहाँ पे 3 बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा और यहाँ पे आयरन बचा। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 3, और आयरन भी की वैलेंसी +3 है, इसका मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आयरन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 है तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे आयरन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते तो दैट वाज नेम फेरस हाइड्रोक्साइड। यहाँ फेरिक क्लोराइड है, इसके जो कलर होंगे ये ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, PPT की फॉर्म में नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड अल्कली मेटल का सॉल्ट है तो ये सॉल्युबल होगा, ये हैवी मेटल का है हाइड्रोक्साइड तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म में, ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या है, ये बैठना शुरू हो जाएगा नीचे बॉटम के अंदर। इसी तरह लेड है मेरे पास मेटल है, उसका जो हम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ये कलर होगा, इसका भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। इसके अलावा आपने इन कलर प्रेसिपिटेट्स के कलर ज़रूर याद रखने हैं, MCQs में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स, तो आपने याद रखना है ब्राउन PPT हैं। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड है उसके वाइट प्रेसिपिटेट हैं, कॉपर है उसके ब्लू प्रेसिपिटेट हैं, तो उनके प्रेसिपिटेट्स के कलर आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके प्रेसिपिटेट होंगे, वो भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे, वाइट कलर की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह आयरन है, आयरन जो है अगर वो 2+ की फॉर्म में है तो ये बनाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब वो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जब वो +3 की फॉर्म में वैलेंसी थी तो इसने फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया था जिसका कलर था ब्राउन। लेकिन अगर आयरन जो है +2 की फॉर्म में हो और वो फेरस क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बनाए, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाए तो इसका कलर डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर वन, इसका होगा डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे। यानी कि अगर आयरन +3 की फॉर्म में है तो ब्राउन प्रेसिपिटेट होंगे, +2 की फॉर्म में है तो ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। सो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया फेरस और फेरिक का। अब ये यहाँ तक थे हमारे जो हैं रिएक्शंस एसिड बेसिस के डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के साथ। इस तरह हम यूजेस देखेंगे। हमारे पास जो यूजेस हैं, सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये सोप बनाने में यूज़ होती है। इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये बनता है जिसमें ये कैल्शियम है, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लेते हैं। इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो है अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं स्टमक एसिडिटी, यानी मेडिसिन में आपकी जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो है एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप मेडिसिन जो लेते हो वो बेसिक नेचर की होनी चाहिए, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये एसिड आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देगा। इसके अलावा बीज की जो स्टिंग है, उनके डंग मारती हैं, उनमें एसिड होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आप ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम यूज़ करते हैं आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं, फायर जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जो आलात हैं, उनमें हम फोमिक एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं कपड़ों पे जो ग्रीस के स्टेन्स लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ एसिड बेसिस की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल रिएक्शंस वो भी हो गए, और डिफरेंट सॉल्ट्स डिफरेंट बेसिस हैं उनके यूजेस भी हो गए, और जिनको आपने अच्छे तरीके से करना है लर्न। इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इन यूजेस ऑफ बेसिस को।
अब हम बात करेंगे स्टमक एसिडिटी के बारे में। स्टमक के अंदर जो है एसिड प्रोड्यूस होता है, कंसनट्रेटेड HCl। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर इसकी प्रोडक्शन स्टमक के अंदर ज़्यादा हो तो एसिडिक हाई एसिड लेवल की वजह से हम इसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी। हम बहुत सारे फैटी फूड खाते हैं जिनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्निंग होती है। हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो बर्न हो रहा है, यानी कि हमें जलन हो रही है स्टमक के अंदर। उस हार्ट बर्निंग को कहते हैं बेसिकली हार्ट बर्निंग क्या होता है, उस हाइपर एसिडिटी की वजह से क्या होती है, आपका जो चेस्ट है उसमें भी पेन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्निंग। हाइपर एसिडिटी का मतलब ये है कि स्टमक के अंदर जो बेसिकली स्टमक का काम ये है, स्टमक के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टेड फूड्स प्रिपेयर जो हैं, फूड की डाइजेशन जो है वो हो रही होती है। डाइजेशन का मतलब ये है कि हाई मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है, और उसके ब्रेकिंग के लिए जो है स्पेशल किस्म के जूसेस प्रिपेयर होते हैं स्टमक के अंदर, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस एसिड का काम होता है यही है कि फूड को डाइजेशन में क्या करे, वो हेल्प करे, यानी हाई मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इसके अलावा जर्म्स के खिलाफ जो इन्फेक्शन है और उनको के खिलाफ जो वो जो हमारे स्टमक को है क्या वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस कंडीशन को नाम देते हैं हाइपर एसिडिटी। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है अल्कलाइन मेडिसिन्स, यानी बेसिक मेडिसिन्स होती हैं जो जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स होते हैं, एसिड बेसिस होती हैं, ताकि आपके स्टमक में जाके वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करके उसकी एसिडिटी को क्या कर दें, कम कर दें। तो बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वो पूरा आपका जो है वो एसिडिटी की वजह से क्या हो रहता है, बर्न हो रहा होता है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको बेसिक मेडिसिन जो अल्कलाइन मेडिसिन हैं वो रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो है आप हाइपर एसिडिटी को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपने स्टमक को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपर एसिडिटी से। नंबर 1 ये है कि आप ओवर ईटिंग को अवॉइड कीजिए, और इसके अलावा वो स्पाइसी फूड और फैटी एसिड जिनमें ज़्यादा होगा उन फूड्स को जो है वो आप कम खाएं। इसके अलावा जो है आप सिंपल और रेगुलर ईटिंग करें, यानी कि है कि आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए आपका ईटिंग के लिए। अगर खाली स्टमक भी होगा तो उसके दौरान उसमें एसिड प्रोड्यूस होता जाएगा, जो कि हाइपर एसिडिटी की वजह से आपको सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन होगी। इसके अलावा आपने खाना खाने के बाद 40 मिनट्स तक, खाना खाने के 40 मिनट्स तक आपने अपराइट पोजीशन में ले रखना है अपने आप को। ठीक है, और इसीलिए और इसके अलावा ये है कि आपने जब भी सोना है स्लीपिंग के दौरान आपका हेड एलिवेटेड पोजीशन पे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इन प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है हाइपर एसिडिटी से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं, और स्पाइसी फूड और फैटी एसिड्स की जो फूड है उनको कम खाएं।